अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने दो वायरल वीडियो रखूँगा। एक ईवीएम से गुस्साए हुए एक वोटर जो कि स्याही से उसको काला कर दिया। इसके अलावा कमलेश कत्ल मामले में अलग अलग किस्म की बातें सामने आ रही हैं। मौलाना कैफी अली रिजवी को गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं और ये बड़ा ही पेचीदा मसला होता जा रहा है। कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ कहाँ शुबहात हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा ताकि हमको इस केस को समझने में और जो झूठ फैला जा रहा है उसको समझने में आसानी हो। दूसरी बात यह है कि जो है आसाम में बीजेपी हुकूमत ने ये फैसला ले लिया है कि 2 से ज़्यादा बच्चे अगर कोई रखता है तो उसको सरकारी मुलाजिमत नहीं मिलेगी। इसी तरह लिंचिंग के आदाद शुमार सामने तो आ गए हैं, लेकिन उसको मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया, और जो आदाद शुमार आए हैं वो बहुत ही अचंभे में डालने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने तफसीलात रखते हुए उस पर तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बिलखुसूस इन वीडियोस को और इसकी लिंक को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो अभी तक सीधी बात से नावाकिफ़ है अपने दोस्तों अहबाब में। इसी तरह सऊदी अरब की भी एक ख़बर आप लोगों के सामने रखूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के सिलसिले में कल हमने एक न्यूज़ भी लिया था। ये सियाई फेंकने का है। महाराष्ट्र के एक बोध के सिलसिले में बताया जा रहा है कि ये शख्स जो है किसी और पार्टी को वोट देना चाहता था, लेकिन वोट चला गया बीजेपी को। इससे गुस्साया हुआ है नौजवान। बताया जा रहा है कि एक मखसूस पार्टी का लीडर भी है, उसने सियाई उठाकर पूरे इसमें फेंक दिया और एहतिजाज किया कि जो है ईवीएम नहीं चलेगा और ईवीएम की वजह से ये सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। ये लोग वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों पर सियाही फेंकने की कोशिश की। ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इसलिए महसूस किया है कि ईवीएम में जिस तरह का घोटाला हो रहा है इस तरह की वीडियो से साफ पता चल सकता है। इस वीडियो को आप भी देखें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। हम आवाज़ के साथ भी इसको आपके पास ज़रूर दिखाएँगे। ईवीएम मशीन नहीं चलेगा, ईवीएम मशीन नहीं चलेगा, ईवीएम मशीन नहीं चलेगा, ईवीएम मशीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन चला दो, ईवीएम मशीन चला दो, ईवीएम मशीन चला दो, ईवीएम मशीन नहीं, ईवीएम मशीन नहीं पाहिजे, ईवीएम मशीन का हा वैचारिक मार्ग आहे आम्हाला लोकशाहीने आणलेला। ईव्हीएम मशीन मुर्दाबाद। ईव्हीएम मुळे लोकशाही धोक्यात आलेली आहे। तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल की सर्व मित्र पक्ष सगळ्या पक्षांना गुंडाळलेला म्हणजे हा केवळ आणि केवळ ईव्हीएमचा खेळ आहे आणि ईव्हीएम मुळे या देशाला धोका झालेला आहे। ईव्हीएम मुळे लोकशाहीला धोका झालेला आहे आणि म्हणून मला फासावर चढवलं तरी चालेल, परंतु या ईव्हीएमचा हा खेळ आम्ही सहन करणार नाही। ईव्हीएमचा खेळ आम्ही हाणून पाडणार। ईव्हीएम हे बंद झाले पाहिजे। लोकशाही जर जीवित ठेवायची असेल तर ईव्हीएमचा हा विषय संपूर्ण भारतामध्ये झाला पाहिजे। ईव्हीएम आपला मुर्दाबाद। ये बाबाला नाही पाहिजे, ये बाबाला नाही पाहिजे।
नाज़रीन, एक और वीडियो है जो आज वायरल हुई। वो वीडियो है कमलेश तिवारी की मां की। इसमें ये एक साइल एक रिपोर्टर इससे सवाल करता है कि मोदी से आपने शिकायत नहीं की। इस तरह की कुछ नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है तो उस वक्त गुस्से में आ जाती है और देखिए किस तरह से वो जवाब देती है रिपोर्टरों। जी 4 दिन से रास्ता देख रहे हैं, अन्न पानी छोड़े। आज खबर यही सुबह आवत है, शाम का पकड़ दिए, शाम का सुबह आज वहाँ शाहजहानपुर में मिले, आज वहाँ मिले, आज में निर्दोष पकड़ दिखा दे, मारी दूर उड़ानी का बोली भैया। आप तो बता रहे हैं अपराधी पकड़ा गया है और हमने किसी को कुछ नहीं बताया अपराधी, हम बस अब ज्यादा नहीं बोले। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आई हैं, कुछ कहेंगे यहाँ से ताकि मोदी जी तक संदेश। अरे मोदी जी का शंकर जी है, हम भोले जी के दरबार में आए। मोदी जी का हमारे भगवान है का? मोदी जी हुई है, ताकि हुई है मोदी जी। हम मोदी जी से संतुष्ट है नहीं, बात खत्म। क्यों बेर बेर हमका परेशान कर रहे हो? नाज़रीन, अब आइए हम लोग चेक करते हैं कि कमलेश तिवारी के कत्ल के मामले में क्या कुछ हो रहा है और किस तरह के सवालात और शुबहात पैदा हो रहे हैं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा, आप उसको गौर से सुने और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। हिंदू समाज पार्टी के सदर कमलेश तिवारी की गुज़िश्ता जुमा को राजधानी लखनऊ में हुए कत्ल के मामले में एटीएस ने बरेली से मंगल को मुलजिमों को मदद फराहम करने के इल्जाम में मजीद एक शख्स को अपनी हिरासत में लिया है। जराये के मुताबिक लखनऊ से गई एसटीएफ ने कमलेश तिवारी के कत्ल के मुलजिमों को मदद फराहमी करने के इल्जाम में बरेली से मौलाना कैफी अली रिजवी को अपनी तहवील में लिया है। ये टीम आज आला सुबह उन्हें लखनऊ लेकर आई है। इल्जाम है कि जुमा की रात बरेली आए कत्ल के मुलजिमीन मौलाना के घर कुछ देर तक ठहरे थे। पुलिस के मुताबिक लखनऊ में कमलेश तिवारी के कत्ल के बाद मुलजिमों की लोकेशन लखनऊ के बाद शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद के बाद अंबाला होने की इत्तला है और पुलिस की टीमें उन तमाम मकामात पर लगातार यहां का दौरा कर रही है। इल्जाम है कि कमलेश का कत्ल करने के बाद दोनों मुलजिम मौलाना कैफी अली रिजवी से मिलने बरेली गए थे। क़ब्ल गुज़िश्ता शाम पुलिस ने शेख अशफाक हुसैन और पठान मोइनुद्दीन अहमद उर्फ फरीद की तस्वीर जारी की। पुलिस ने उन दोनों को अहम मुलजिमान करार दिया। उत्तर प्रदेश पोस्टल के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि कत्ल के दोनों मुलजिमान अशफाक और मोइनुद्दीन पठान की कोई भी इत्तला देने वालों को 2.5 लाख रुपए के इनामात से नवाजा जाएगा। पुलिस ने यहां तक खदशा जाहिर किया है कि दोनों मुलजिमान पाकिस्तान की सरहद भी अबूर कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक 2 दिन कबल की अहम मुलजिमान की लोकेशन हरियाणा के अंबाला में मिली है, जो कि अटौरी बॉर्डर से महज 285 किलोमीटर दूर वाक़ है। पुलिस ने पहले कहा कि दोनों मुलजिमान 7-8 घंटे में अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन कर रहे हैं और बाद में उसे ऑफ कर देते हैं, और बाद में कहा कि कॉल ट्रेस होने के खौफ से दोनों मुलजिमान ने अपने फ़ोन मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिए हैं और अब वो बहाना बनाकर राहगीरों से फ़ोन मांगकर बात कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब ये सवालात है, कुछ और सवालात आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सामने रखता हूं। हिंदू समाज पार्टी के कौमी सरबराह कमलेश तिवारी के कत्ल लेकर तैयार की गई साजिश के बारे में रोजाना कुछ न कुछ इंकिशाफ हो रहा है। इस सिलसिले में गुजरात पुलिस ने एक बड़ी बात सामने लाई। कमलेश तिवारी के कत्ल की साजिश बेहद शातिर अंदाज में तैयार की गई थी। कमलेश तिवारी के कत्ल के 2 अहम मुलजिमीन में से एक के बारे में गुजरात पुलिस ने इंतहाई अहम जानकारी मीडिया से शेयर की। फरार मुलजिमीन में से एक अशफाक शेख फार्मा कंपनी में मैनेजर के ओहदे पर काम करता था। इसी दौरान उसने कंपनी के एक हिंदू साथी की पहचान को चुरा लिया और उसकी पहचान का इस्तेमाल कर अशफाक शेख हिंदू समाज पार्टी में एक प्रचारक की शक्ल में शामिल हो गया। पुलिस से मिली इत्तलात के मुताबिक मुलजिम अशफाक शेख ने अपने एक साथी के आधार कार्ड में तस्वीर को बदलकर रोहित सोलंकी की शक्ल इख्तियार कर ली। इसी पहचान की बुनियाद पर अशफाक शेख ने कमलेश तिवारी के एक मुआविन से जान पहचान की। इस दौरान उनसे हिंदू समाज पार्टी में अंदर तक अपनी पहुंच बनाई। बताया जा रहा है कि अशफाक शेख ने हिंदू समाज पार्टी के गुजरात सरबराह जयमन दवे तक रसाई हासिल कर ली थी। लगातार वो जयमन से राब्ते में रहता था। इस दौरान अशफाक शेख जयमन दवे के सामने खुद को हिंदुत्व का कट्टर हामी साबित करने और उनका एतमाद जीतने में कामयाब हो गया। यहीं से उसने कमलेश तिवारी तक अपनी पहुंच बनाई और फिर कत्ल की साजिश तैयार की।
इस दरमियान पूरे वाकया और अशफाक शेख के कमलेश तिवारी के कत्ल से जुड़े मंसूबे से रोहित सोलंकी पूरी तरह से अनजान था। अशफाक के हिंदू साथी रोहित सोलंकी ने पीर को एक पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने धोखाधड़ी के मामले की जांच का मुतालबा किया है। रोहित सोलंकी के मुताबिक अशफाक शेख फार्मा कंपनी में उनका मैनेजर था। सोलंकी ने बताया कि वो कंपनी में एक MR की शक्ल में काम करते थे। रोहित सोलंकी ने बताया कि हम लोग साल 2017 से एक साथ काम कर रहे थे। सभी मुलाजिमीन को ज्वाइनिंग के वक्त अपने दस्तावेजों को कंपनी में जमा करने पड़ते हैं। उसी वक्त अशफाक शेख ने मेरा आधार कार्ड लिया होगा। रोहित सोलंकी ने बताया कि वो और उनके दूसरे साथी गुज़िश्ता हफ्ते से शेख से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा है। सोलंकी ने बताया कि अशफाक शेख का फोन बंद है। रोहित ने कहा कि हमें सुनकर हैरान है कि उसने मर्डर किया है। दूसरी तरफ पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि जिस आधार कार्ड का इस्तेमाल अशफाक और उसके साथी ने लखनऊ में होटल का कमरा बुक करने के लिए किया था, वो भी फर्जी है। पुलिस को मिली खबरों के मुताबिक कत्ल की जड़ें अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। अशफाक शेख की फैमिली 2011 में अहमदाबाद से सूरत मुंतकिल हुई थी, जब सूरत में अशफाक की बीवी को टीचर की मुलाजिमत मिली थी। बताया जा रहा है कि कमलेश तिवारी कत्ल वाकये के 3 दीगर साजिशी राशिद खान पठान, मौलाना मोहसिन और फैजान खान 16 अक्टूबर को अशफाक और दीगर मुश्तबा मोइनुद्दीन को छोड़ने उधना रेलवे स्टेशन गए थे। बताया जा रहा है कि उधना से ये लोग उद्योग कर्मी एक्सप्रेस से कानपुर पहुंचे, उसके बाद कानपुर से वो कार से लखनऊ पहुंचे। बताया जा रहा है कि कमलेश तिवारी के कत्ल के बाद राशिद ने मुबैना तौर से नागपुर में मोहम्मद आसिम को फोन कर इस बात की जानकारी दी थी। उसने फोन पर कहा था कि काम हो गया है। फिलहाल आसिम अली को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर यूपी पुलिस पूछताछ कर रही है। इसे ATS पुणे ने इतवार को हिरासत में लिया था। ये पूरी वो स्टोरी है जिस स्टोरी को पुलिस सुना रही है पूरे मीडिया में। अब आइए और कुछ बातों पर हम लोग तबसरा करते हैं। कमलेश तिवारी कत्ल वाकये में जिस तेजी के साथ यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र की पुलिस काम करती हुई नजर आई, वो बड़ी हैरान कुन है। अब भी पुलिस व इंतजामिया इंतहाई मुस्तैद और एक्शन में है। 18 अक्टूबर को हिंदू लीडर के कत्ल के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक और फिर महाराष्ट्र से लेकर न जाने कहां तक पुलिस डिपार्टमेंट में एक हंगामा सा बर्पा हो गया है। सभी दौड़ते और भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस भागदौड़ के बावजूद कमलेश तिवारी की मां मुतमईन नजर नहीं आती। इस 70 साला मां का गम और गुस्सा उनके इल्जाम। कमलेश की मां ने बीजेपी लीडरों और एक माफिया पर कत्ल का इल्जाम लगाया। कमलेश तिवारी ने खुद बीजेपी पर उनके कत्ल की साजिश रचे जाने का एक वीडियो में इल्जाम लगाया था। दरकिनार भी कर दिया अगर इस बात को, तो भी कमलेश तिवारी कत्ल से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो कश्मकश में डालते हैं। कमलेश के कत्ल के अगले ही दिन यूपी पुलिस, गुजरात की ATS और सूरत में क्राइम ब्रांच फुल एक्शन में नजर आई और 3 मुलजिमीन को अपने शिकंजे में ले लिया। उनमें से एक 21 साला राशिद अहमद पठान, जो गुज़िश्ता 2 साल से दुबई में काम कर रहा था और पिछले महीने ही अपने भाई की 3 नवंबर को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए वापस आया था। दूसरा 21 साला फैजान शेख छोटे मोटे काम करता है और 324 साल का मौलाना मोहसिन शेख सूरत के एक मदरसे में पढ़ाता है। इनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद ही गुजरात ATS के डिप्टी SP KK पटेल ने ऐलान किया कि इन तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस दरमियान महाराष्ट्र ATS सरबराह देवेंद्र भारत ने मुंबई में ऐलान किया कि उन्होंने इस कत्ल के एक साजिशी को नागपुर में गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ हो रही है। लेकिन इस सब में अपने बेटी की शादी की तैयारियों में मसरूफ पठान के वालिद खुर्शीद अपने छोटे बेटे की गिरफ्तारी से बेहद सदमे में है। उनका कहना है कि मेरे बच्चे बेकसूर हैं, हम तो इस कमलेश तिवारी को जानते तक नहीं कि वो क्या करता है, उसे किसने मारा। इस सब में हैरान करने वाली बात यह भी है कि मुबैना कातिलों ने आखिर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की। जिस तरह कमलेश तिवारी ने दोनों कातिलों की अपने दफ्तर में खातिरदारी की, उन्हें चाय पानी कराया, दही वड़ा खिलाया, इससे लगता है कि दोनों की कमलेश तिवारी से अच्छी जान पहचान थी। पहचान इतनी अच्छी थी कि उनके कहने पर कमलेश तिवारी का ऑफिस बॉय उनके लिए पान मसाला और सिगरेट लेने बाहर चला गया और उन्होंने इसी दौरान मुबैना तौर पर तिवारी का गला रेत दिया। माहिरीन का कहना है कि आमतौर पर कातिल अपनी शनाख्त छुपाने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि CCTV की जद में ना आ जाए और जब जुर्म करके भागे तो कोई उन्हें देख ना ले। लेकिन कमलेश तिवारी कत्ल मामले में ऐसा नहीं हुआ। कातिल उस मिठाई के डिब्बे को वहीं छोड़ गए जिसमें मुबैना तौर पर पिस्तौल लेकर आए थे। साथ ही वहां मिठाई का बिल भी छोड़ गए ताकि पता चल जाए कि मिठाई कहां से खरीदी गई थी। आनंद फानंद में पता चल गया कि जिस मिठाई के डिब्बे में पिस्तौल और चाकू लाया गया था वो सूरत के उधना एरिया की मिठाई की दुकान का था। पुलिस ने फौरन इस मिठाई की दुकान की CCTV में फैजान समेत 3 लोगों को देखा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फैजान ने मिठाई की दुकान पर CCTV से बचने की कोई कोशिश भी नहीं की। वो चाहता तो आसानी से अपना चेहरा छुपा सकता था या फिर डब्बा ही चाहिए था तो कहीं से भी ले सकता था। आखिर उसने कस्दन ऐसा क्यों किया। इन सबसे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कातिल मुबैना कत्ल के बाद वापस उसी होटल में गए जहां वो रुके थे। वहां उन्होंने दूसरे कपड़े पहने और खून लगे कपड़े वहीं छोड़ दिए। फिर रिसेप्शन पर आकर कमरे की चाबी भी दी और 1 घंटे में आने का कहकर चले गए। आखिर इन दोनों ने जो जोखम उठाया वो क्यों उठाया। वो तो सीधे भाग सकते थे लेकिन उन्हें कोई ऐसी जल्दी नहीं थी।
इन सभी चीजों को देखें तो अंदाजा होता है कि ये दोनों खुद ही चाहते थे कि पुलिस उनकी पहचान करे और उन तक पहुंच जाए। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि इतना सब होने के बावजूद किसी भी रियासत की पुलिस इन दोनों तक अब भी नहीं पहुंच सकी है। कमलेश तिवारी की मां पुलिस की उस पूरी कहानी को खारिज कर चुकी है और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी हुकूमत पर धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि अगर योगी हुकूमत ने कमलेश की वो सिक्योरिटी नहीं हटाई होती जो उन्हें अखिलेश हुकूमत में मिली हुई थी तो शायद ऐसा नहीं होता। कमलेश की मां ने एक टीवी चैनल से बातचीत में यहां तक कहा कि पुलिस कुछ बेकसूरों को पकड़कर सामने पेश कर देगी और माफिया को बचा लेगी। आखिर जब इंतजामिया ही ने धोखा दिया है तो इनसे क्या उम्मीद करें। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली हुकूमत में मेरे बेटे को तकरीबन 17 पुलिस वालों की सिक्योरिटी मिली हुई थी। योगी हुकूमत के आते ही पहले उनकी तादाद घटाकर 8 से 9 कर दी गई और फिर उसे फिर घटाकर 4 कर दिया गया। इनमें से 2 हर वक्त मेरे बेटे के साथ होते थे जब भी वो कहीं जाता था, लेकिन जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन एक भी सिक्योरिटी एहलकार साथ में नहीं था। यही बात तिवारी की पार्टी के लीडर और कमलेश तिवारी के नंबर 2 सौराष्ट्र दीप सिंह भी कहते हैं। जब ये मुबैना कातिल कमलेश तिवारी से मिलने आए थे तो दीप सिंह उस वक्त वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि तिवारी को दोपहर से पहले एक फोन आया था जिसके बाद उन्होंने अपनी बीवी को उनके घर की पहली मंजिल पर बने दफ्तर को साफ करने के लिए कहा था। साथ ही मेहमानों के लिए कुछ चाय नाश्ता तैयार करने को भी कहा था। दीप सिंह ने बताया कि 1 घंटे बाद दोनों आए थे और सीधे पहली मंजिल पर चले गए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेहमान उस जगह से वाकिफ थे। वो तिवारी के साथ तकरीबन 20 घंटे बैठकर बातचीत करते रहे। इस दौरान दीप सिंह के सामने उन्होंने चाय नाश्ता किया था। उसके बाद उनमें से एक ने दीप सिंह को सिगरेट लेने भेज दिया और वो तिवारी को उन मुबैना कातिलों के साथ छोड़कर बाहर चले गए। जब दीप सिंह वापस आए तो तिवारी फर्श पर खून में लथपथ पड़े था। उनका गला रेता गया था जहां से खून बह रहा था और उसने शोर मचाया और तिवारी की बीवी किरण दौड़कर ऊपर आई। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते कमलेश दम तोड़ चुका था। बेहतरीन नाज़रीन, ये बहुत सारी चीजें हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है, सारी चीजें सामने आने के बाद अलग किस्म की जो है सवाल पैदा हो रहे हैं कि पुलिस सिर्फ उन्हीं को पकड़ रही है जिनसे फोन से राब्ते हुए और अलग अलग कहानी सुनाई जा रही है, लेकिन जो 2 लोग अंदर दाखिल हुए थे और अपनी सारी कुछ शनाख्त छोड़कर गए थे उनको आखिर अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, ये जो है अहम सवाल है जो उठाए जा रहे हैं। बाकी अब देखते हैं नाज़रीन के आगे क्या इस तरह के इस मामले में आगे जो है ये मामला जाता है, उसमें तहकीकात क्या आती है। मैं आप लोगों के सामने वही चीज़ें रखा जो इस वक्त मीडिया में इस तरह के सवालात उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब इस मामले को लेकर के जो एक मखसूस 2 जो है फरीक़ैन के दरमियान, रिवायती फरीक़ों के दरमियान जो है दूरियां बना करके नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को बाकायदा कुछ लोग और कुछ अपने आप को जो धर्म के रखवाले कहते हैं वो लोग आकर के जो है साफ तौर पर कत्ल आम की भी धमकियां दे रहे हैं। बेहतरीन नाज़रीन, अब हम बात करते हैं मुल्क में बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए किस किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं और वो भी हुकूमतों की जानिब से। जी हाँ नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए लोगों में कई तरह की बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इस दरमियान आसाम की बीजेपी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसको लेकर लोग परेशान हैं। दरअसल आसाम हुकूमत ने बढ़ती आबादी पर कंट्रोल करने के लिए फैसला किया है कि 1 जनवरी 2021 के बाद से जिन घरों में 2 से ज़ायद बच्चे पैदा होंगे उन वालिदैन को सरकारी मुलाजिमत नहीं मिलेगी। मीडिया जराये के मुताबिक पीर के रोज आसाम की काबीना मीटिंग में फैसला लिया गया है कि 2 बच्चों से ज्यादा की पैदाइश पर अब वालिदैन को सरकारी मुलाजिमत नहीं मिलेगी। इस सिलसिले में एक बयान भी जारी कर दिया गया है। बयान में कहा गया कि छोटी फैमिली की एक हद तय की गई है और 1 जनवरी 2021 से 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी मुलाजिमत नहीं दी जाएगी। काबिल जिक्र है कि इस मरतबा 15 अगस्त के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बढ़ती आबादी पर फिक्र का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि तेजी से बढ़ती आबादी पर हमें आने वाली नस्ल के लिए सोचना होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि छोटी फैमिली से घर में खुशी का माहौल रहता है और साथ ही मुल्क का भी भला होता है। बेहतरीन नाज़रीन, अब देखना है कि आसाम हुकूमत की जानिब से जो फैसला लिया गया है उसको हिंदुस्तान के जो सैकड़ों कबाइल हैं और समाज है वो किस तरह से इस फैसले को लेते हैं और इस पर क्या कुछ तबसरे आते हैं। बेहतरीन नाज़रीन, अब बात करते हैं हम लोग एक ऐसी रिपोर्ट की जिस रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं लाई गई जबकि लाना चाहिए था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने 1 साल ताखिर से सोमवार को अपने आदाद शुमार जारी तो किए, लेकिन उसमें कुछ नए जराइम से मुतालिक आदाद शुमार को जोड़ने के अपने वादे को निभा पाने में वो नाकाम रहा। मॉब लिंचिंग, मुतासिर कुन लोगों के जरिए कत्ल, खाप पंचायत के जरिए दी जाने वाले कत्ल की सजा और मजहबी वजहों से किए गए कत्ल से मुतालिक जमा किए गए आदाद शुमार को शाये नहीं किया गया है। अफसरों ने कहा कि मॉब लिंचिंग, मुतासिर कुन लोगों के जरिए कत्ल, खाप पंचायत के जरिए दी जाने वाले कत्ल की सजा और मजहबी वजहों से किए गए कत्ल के नए सब हेड के तहत जमा किए गए आदाद शुमार शाये नहीं किए गए हैं, जिसके नतीजे में साल 2017 की एजेंसी की रिपोर्ट में थोड़ी देरी हुई है।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नई रिपोर्ट ने बड़े पैमाने पर 2016 के एडिशन के तरीके की पैरवी की है। हालांकि एनसीआरबी ने रियासत के खिलाफ जराइम और साइबर क्राइम के जुमरे में इस्लाह को रोक दिया है। एक अफसर ने कहा, यह चौंकाने वाला है कि मॉब लिंचिंग वगैरह से जुड़े आदाद शुमार को जारी नहीं किया गया। यह आदाद शुमार पूरी तरह से तैयार थे, सिर्फ आला अफसरों को पता होगा कि आदाद शुमार क्यों नहीं जारी किए गए। एनसीआरबी के डायरेक्टर ईश्वर कुमार ने मुल्क भर में मॉब लिंचिंग और कत्ल के वाकयात की वजह से उन नए झैली जुमरों के तहत आदाद शुमार की दर्जाबंदी करने का फैसला किया था। मवेशियों की चोरी या स्मगलिंग के मुश्तबा सामान, बच्चे को उठाने की अफवाहों वगैरह समेत कई वजहों से लिंचिंग के वाकयात हुए हैं। अक्सर मामलों में खासतौर पर गौरक्षकों ने मुस्लिमों और दलितों को अपना शिकार बनाया है। हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि लिंचिंग मगरिबी तरीका है और मुल्क को बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान के तनाजुर में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अक़लियतों के खिलाफ जराइम को ढकने की कोशिश के तौर पर उनके बयान की काफी तनकीद हुई। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के कई रहनुमाओं ने लिंचिंग के मामलों में मुलजिमीन के लिए वाज़ेह हिमायत का इजहार किया और सरकारी एजेंसियों को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीश पर नरमी बरतने का इल्जाम लगाया गया है कि किसी को भी सजा नहीं दी गई है। जुलाई 2018 में मरकजी वजीर हंसराज अहिर ने राज्यसभा को बताया था कि मरकज के पास लिंचिंग के वाकयात का कोई आदाद शुमार नहीं है क्योंकि एनसीआरबी ने उसको इकट्ठा नहीं करता। एनसीआरबी के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक साल 2017 में मुल्क भर में मालूम जराइम के 50 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि साल 2016 के आदाद शुमार से 3.6% ज्यादा है। जब 48 लाख एफआईआर दर्ज की गई थी, एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2017 में कत्ल के मामलों में 5.9% की गिरावट दर्ज की गई। साल 2017 में 28,653 कत्ल मामले दर्ज किए गए, जो कि साल 2016 के 30,450 से कम है। कत्ल के सबसे ज्यादा मामले तनाजा 7,898 मामले की वजह से हुए, जिसके बाद जाती बदले या दुश्मनी 4,660 और मुनाफा यानी 2,103 के मामले सामने आए। साल 2017 में अगवा के मामलों में 9% का इजाफा देखा गया, जब 95,893 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2016 में 88,008 मामले दर्ज किए गए। 2017 में मुल्क भर में खवातीन के खिलाफ जुर्म के 3,59,849 मामले दर्ज किए गए, जिसमें लगातार तीसरे साल भी इजाफा हुआ है। साल 2015 में खवातीन के खिलाफ जराइम के 3,29,243 मामले और 2016 में 3,38,954 मामले दर्ज किए गए थे। बहरकैफ नाजरीन, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान के जराइम किस अंदाज में तेज़ी की जानिब बढ़ते जा रहे हैं, वो चाहे ख़वातीन को लेकर के हो, बच्चा चोरी मामले में लेकर के किसी ख़ास मज़हब के लोगों को निशाना बनाना हो, ये जराइम में लगातार इजाफा होता जा रहा है। लेकिन कोई मीडिया इस जानिब जो है मरकज़ी हुकूमत को निशानदही करके उसकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो तो उसको मनाने में और उसको बड़ा बना करके पेश करने में और उसकी नाकामियों को छुपाने में और उसकी नाकामियों पर अच्छाइयों का पर्दा डालने में ही मसरूफ़ है। जबकि हकीकत में देखा जाए तो जराइम की तादाद भी बढ़ रही है और फिर एक दूसरे समाज के दरमियान नफ़रत की भी जो फ़ीसद है उसमें भी लगातार इजाफा होता जा रहा है, जो वाकई मुल्क हिंद के लिए एक तशवीशनाक बात है, उन लोगों के लिए जो वाकई में सेकुलर माइंड रखते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आज के लिए मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह रात में मुलाकात होगी कुछ और ताज़ा खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।